नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके विषय में। पाचन तंत्र को लेके हमने कई वीडियोस बनाए, जैसे गैस्ट्राइटिस क्या होती है, एच पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस क्या होती है। आजकल चलन में चल रहा है कि पाचन तंत्र में इतनी कमजोरी आ जा रही है कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग नहीं रहा, लगातार वजन गिरता चला जा रहा है। गट ब्रेन एक्सेस क्या होती है, गट स्किन एक्सेस क्या होती है, इन सब को लेकर के हम वीडियोस बना चुके हैं लगभग। वजन कम क्यों हो रहा है पाचन तंत्र की बीमारी में, गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हो गई है तो गैस्ट्राइटिस में वजन के कम होने का कारण क्या होता है। और जितना हम खाने पीने पे फोकस करते हैं, जितना हम ज़्यादा खाना खाते हैं या जितना हम ऐसा खाना ज़्यादा खाते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, वजन उतना ही गिरना चालू हो रहा है। लोगों के बाल झड़ रहे हैं, किसी को स्किन डिजीजेज आ रही हैं। कभी कभी पाचन तंत्र की खराबी की वजह से साइकोलॉजिकल बीमारियां भी आ रही हैं, जिसको डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या फिर और भी कई प्रकार की समस्याएं। आयुर्वेद में पाचन तंत्र की एक गड़बड़ी, जिसको पित्त का बढ़ना बोलते हैं, पित्त की वृद्धि बोलते हैं, इस पित्त वृद्धि को लेकर के जो लक्षण बताए गए हैं उनको लेकर के भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। तो आज हम कंप्लीट एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें जितने भी प्रश्न, जैसे आप लोगों को पेशेंट्स मिलते हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हम बताएं जिससे आराम से घर में रहते हुए या फिर अगर कोई क्लिनिक पे जा रहा है नेचुरोपैथी वाले पे या फिर कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे जो पाचन तंत्र की समस्याएं, लोग ऐसा सोच के बैठ जाते हैं, जैसे कई फ़ोन आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं कि गैस्ट्राइटिस तो हमारी ठीक ही नहीं हो रही, गैस्ट्राइटिस ठीक होगी भी कि नहीं होगी। अब तो साहब ये ठीक ही नहीं होगी। कोई 20 साल से परेशान है, कोई 25 साल से परेशान है। तो क्या ऐसा भी है कि गैस्ट्राइटिस ठीक ही नहीं होती, या फिर क्या ऐसा है कि कोई ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेके लोग कहते हैं, जैसे डायबिटीज़, लोग कहते हैं अब तो मरघट में ही जाएगी। जैसे बीपी की समस्या, गोली अब तो छूटेगी ही नहीं कभी। तो हम नेचुरोपैथी में ऐसा क्या करवा सकते हैं जिससे पाचन तंत्र की बीमारियों के साथ साथ, क्योंकि हमारा तो नेचुरोपैथी का काम है, अपन क्या करते हैं कि सब रोगों का कारण एक है, सब रोग भी एक जैसे ही हैं और शरीर में रोगों की चिकित्सा भी एक जैसी ही होती है, क्योंकि हम शरीर की चिकित्सा करते हैं, रोग की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। नहीं करते हैं मतलब अपने आप हो जाती है। और शरीर की चिकित्सा का मतलब क्या है, हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करते हैं और जहां हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके ठीक होना चालू होती है, शरीर में से टॉक्सिन्स निकालने का प्रयास करते हैं। शरीर में से टॉक्सिन्स जैसे जैसे निकलते हैं वैसे वैसे फिर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या पाचन तंत्र के रोग होते हैं और उन रोगों का उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, और पाचन तंत्र के रोगों के लिए कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, कौन पूछेगा? मेरा एक क्वेश्चन है सर, GERD क्या होता है? GERD जैसे अगर हम इसका एब्रिविएशन करते हैं, GERD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का क्या मतलब होगा? गैस्ट्रो मतलब स्टमक, आमाशय, इसोफेगस मतलब आहार नाल। तो जब आमाशय से फूड कंटेंट रिफ्लक्स होकर के आहार नाल की ओर आते हैं, या फिर जब ऐसा सामान्य भाषा में बोला जाए जब खाना मुंह की ओर आना चालू होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है GERD। अब GERD होने के कई कारण होते हैं। GERD का सबसे बड़ा कारण होता है, और जो बेसिक कॉज ऑफ GERD है वो होता है जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो एक द्वार होता है आमाशय और आहार नाल के बीच में। वो द्वार जब ढीला हो जाता है तो अब वो द्वार क्या है, वो केवल एक वन वे परमिट करता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए, नेचुरल है, ये नॉर्मल है। जब नीचे से ऊपर की तरफ आना चालू होती हैं चीजें तो इसको नेचुरल नहीं मानते, इसको नॉर्मल नहीं मानते, इसीलिए इसको
उल्टा मानते हैं, सीधा नहीं मानते, और उल्टा मानते हैं इसीलिए इसको उल्टी भी बोला जाता है। जैसे कभी कभी जब खाना आमाशय से निकल के, मुंह से निकल के बाहर की तरफ आता है, इस प्रोसेस को, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो उल्टी का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब जो खाना मुंह से, आहार नाल से होते हुए आमाशय की ओर जाना चाहिए, जब वो आमाशय से ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है तो उस कंडीशन को, जो मेडिकली कंडीशन है, वो उसको GERD बोला जाता है। ये कभी कभी बार बार करके आ रहा, उल्टी नहीं हो रही लेकिन खाना मुंह की ओर तक, मुंह तक आ जाता है, गला, जैसे अभी अपने पास एक पेशेंट हैं, उनका गला बहुत, अब शायद चले गए वो जो रुके हुए थे, जिनका गला बार बार करके बैठ जा रहा था, जिनका गला खराब था, जिनकी आवाज़ बहुत गड़बड़ हो रही थी, वो ड्यू टू GERD ही उनका गला खराब हो रहा था। अब उनका गले का कितना भी इलाज कराओ, जब तक GERD का इलाज नहीं होगा तब तक इलाज नहीं होगा। ठीक है, तो GERD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो वीक होता है, और उसके वीकनेस के कई सारे कारण होते हैं। तो GERD में बेसिक कॉज जो है वो गैस्ट्राइटिस को माना जा सकता है। गैस्ट्राइटिस अगर है, उसकी वजह से LES पर, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, उस पर जोर पड़ा रहेगा, वो धीरे धीरे करके जोर की वजह से ढीला हो जाएगा। इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लक्स होना चालू हो जाते हैं। हमको ट्रीटमेंट अगर प्लान करना है तो ट्रीटमेंट इसमें गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट होगा। जनरली GERD के केस में या फिर एसिड रिफ्लक्स के केस में लोग फंडोप्लिकेशन बोलना चालू कर देते हैं, या हाइडल हर्निया हो रहा होता है तब फंडोप्लिकेशन बोलना चालू कर देते हैं। तो जब तक हम पेट में बन रही गैस को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक सर्जरी कराना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं माना जा सकता। ठीक है, और आगे पेप्टिक अल्सर क्या है और इसके कॉमन कॉजेज? पेप्टिक अल्सर, इसको अपन ऐसा मान के चलें कि जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर दोनों को मिला देते हैं जब, तो कॉमनली इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। इसमें गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या होगा? गैस्टर मतलब आमाशय, आमाशय में इरोजिव नेचर के चेंजेस आते हैं, और इरोजन्स धीरे धीरे करके सर्कमस्क्राइब्ड लीजन का रूप ले लेता है, एक घाव का रूप ले लेता है, और उस घाव को बोला जाता है अल्सर। ठीक है, तो स्टमक में है तो इसको बोला जाएगा कौन सा अल्सर? गैस्ट्रिक अल्सर। अगर यही डियोडिनल एरिया में हो जाएंगे तो इसको बोला जाएगा डियोडिनल अल्सर। डियोडिनम और स्टमक दोनों में है तो कॉमनली इसको पेप्टिक अल्सर बोला जा सकता है। इसके कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज में बेसिकली सबसे बड़ा कारण तो आज की स्थिति में अगर देख लिया जाए तो है आपके बहुत इम्प्रॉपर हैबिट्स जो फूड को लेके है। इतना एक्स्ट्रा इरिटेंट फूड खाया जा रहा है कि वो खाना अपने आप में पहले गैस्ट्राइटिस, फिर गैस्ट्रिक इरोजन्स और उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर कराने का काम कर रहा है। दूसरे नंबर पर हम जिसको रख सकते हैं वो है मेडिसिन्स, क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति को जोड़ों में दर्द है, किसी को अर्थराइटिस है तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए जाएंगे उतना ज़्यादा ये सबसे पहले गैस्ट्राइटिस, फिर इरोजिव गैस्ट्राइटिस और उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर डायरेक्ट करा सकती है। स्टेरॉइड्स का यूज़ अगर ड्यू टू एनी रीज़न करना पड़ जाए, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर और कोई बीमारी हो गई, या फिर बहुत एकदम से ब्रोंकाइटिस हो गई है, कफ निकल ही नहीं पा रहा, सांस भर रही है, ऐसे केस में अंततः लाइफ सेविंग के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टेरॉइड कभी कभी डायरेक्ट गैस्ट्रिक अल्सर कराने का काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सारी की सारी चीज़ें रीजंस के रूप में माना जाएगा इसको गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। एक कारण जो लगभग सारी बीमारियों का कारण है उसको यहाँ भी रख सकते हैं, और वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इनएक्टिविटी अगर लाइफस्टाइल में होगी, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो केवल खा रहे हैं, व्यायाम बिल्कुल है नहीं, काम हमको करना नहीं है, उसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा खाना पचना बंद हो जाएगा। सबसे पहले अपच होगी, इंडाइजेशन से रिलेटेड धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव इश्यूज आना चालू हो जाएंगे, और वो आगे बढ़ते ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं इनके होने के। आगे सर हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस जैसे जनरली इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, इन्फ्लेमेशन को आइटिस से डिनोट करते हैं। हाँ, जैसे अपन ने अभी बोला गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्टर पर आइटिस, जैसे जनरली बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस,
कंजक्टाइवा पर आइटिस, राइनाइटिस नाक पर आइटिस, ग्लॉसाइटिस जीभ पर आइटिस, गैस्ट्राइटिस स्टमक पर आइटिस, फिर और भी अगर देखते हैं अर्थराइटिस अर्थ पर आइटिस, जैसे जोड़ जो होते हैं उन पर आइटिस, डर्मेटाइटिस डर्मा पर आइटिस। तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटा पर आइटिस को हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटा मतलब लिवर, ठीक है। तो लिवर पर जब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं उस कंडीशन को हेपेटाइटिस बोला जाता है। अब ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो हैं इसके कई रीज़न हो सकते हैं और इसके टाइप भी होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को अपने को समझना है और अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। आज से लगभग 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात देखी जाए तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी जो अगर किसी को होती थी तो थोड़ा परेशानी ज़्यादा लगती थी, अरे इसको हेपेटाइटिस बी हो गया। आज हेपेटाइटिस बी अपन देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होते हैं लोग। और प्रॉब्लम यह है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं करेंगे तो यही हेपेटाइटिस धीरे धीरे करके लिवर फाइब्रोसिस पर जाएगी और लिवर फाइब्रोसिस धीरे धीरे करके लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ सकती है। लिवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है, एंड स्टेज लिवर डिसीज। एंड स्टेज लिवर डिसीज का मतलब लिवर के लिए इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी कुछ होती नहीं है, यहाँ लिवर ख़त्म हो जाएगा। और उसकी वजह से जब लिवर ख़त्म होगा तो लिवर का क्या काम होता है, बेसिकली जो भी हम खा पी रहे हैं वो आमाशय में आता है, आमाशय से आंत में जाता है, आंत से प्रोसेस होने के लिए लिवर पर भेजा जाता है सारा पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। तो अब लिवर अगर काम नहीं करेगा तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ आएगा लिवर पर, लिवर बेकार हो गया तो सबसे पहले तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। और पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो वो कई प्रकार की बीमारियां कराने का काम करेगा, जिसमें कई सिस्टम्स फेल होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवर कभी कभी उधर की तरफ जाके बिलियरी हेपेटाइटिस, बिलियरी गैस्ट्राइटिस कराने का काम कर सकता है, हाँ, जिसमें बाइल जो है वो रिफ्लक्स होकर के, बाइल रिफ्लक्स बोला जाता है इसको, बाइल रिफ्लक्स होकर के स्टमक पर इन्फ्लेमेशन कराने का काम करता है, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हेपेटाइटिस को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और हेपेटाइटिस या लिवर की कोई भी कंडीशन अगर आपको ट्रीट करनी है तो उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है इजी डाइजेस्टिव डाइट। इतना हल्का खाना खाओ कि वो आराम से आसानी से पच जाए, और जो खाना पचेगा वो लिवर पर लोड कम डालेगा, पचेगा ही नहीं तो डेफिनेटली लिवर पर लोड आएगा। और हेपेटाइटिस के केस में जितना लिवर पर लोड जाएगा उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। आगे सर सेकंड क्वेश्चन है, आईबीडी क्या है? आईबीडी इसको भी अगर एब्रिविएट करते हैं, एब्रिविएशन इसका बड़ा पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी का मतलब फिर से यहाँ इन्फ्लेमेशन आया, तो इन्फ्लेमेशन आया लेकिन कहाँ पर आया, बाउल्स। बाउल्स मतलब आते, इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जब दोनों में ही इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं तब उन चेंजेस को बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल्स। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल्स, अब ये क्या है, चेंजेस जो आए हैं ये बीमारी के रूप में आए हैं तो इसको आईबीडी बोला जाएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज ये बेसिकली एक ऐसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है जिसको आंतों की सूजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में 5 साइन होते हैं और 5 साइन में पहला साइन होता है स्वेलिंग, हाँ। तो अब अगर इन्फ्लेमेशन आ रहा है बाउल्स में तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में सूजन आएगी, तो आंतों में सूजन। लेकिन आंतों में सूजन तो हम देख लेते हैं कि आंतों में सूजन आ गई है, क्या करना पड़ेगा, आंतों में सूजन के लिए क्या इलाज है। लेकिन क्या इन्फ्लेमेशन का एक ही साइन है सूजन? इन्फ्लेमेशन के तो 5 साइन है। कौन से? एक तो सूजन, दूसरा रेडनेस, तीसरा पेन, चौथा हीट और 5वां लॉस ऑफ फंक्शन। तो अब लोग कहते हैं कि आंतें कमजोर हैं, आंतों में सूजन और आंतों की कमजोरी या फिर पाचन तंत्र की कमजोरी। तो आंतों में अगर सूजन है तो आंतों में सूजन के साथ साथ एक 5वां जो इन्फ्लेमेशन का साइन है, सिम्टम है, उसको लॉस ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं या फंक्शनल लॉस। तो लॉस ऑफ फंक्शन मतलब आंतें अपनी ताकत को धीरे धीरे करके कमजोर करती जा रही हैं, आंतें काम नहीं कर पा रही हैं, तो इसी को आंतों की कमजोरी भी बोला जाएगा। तो आंतों की सूजन, आंतों की कमजोरी, और आंतें क्या हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा हैं,
तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है पाचन तंत्र की कमजोरी, तो ये सारे ही एक ही टॉपिक हैं। और इन टॉपिक्स में ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है डाइट और एक्सरसाइजेस से। तो डाइट और एक्सरसाइजेस अगर प्रॉपर तरीके से कर ली जाएंगी, आंतों में सूजन के लिए डाइट के पहले डिटॉक्सिफिकेशन आना चाहिए। तो आंतों में सूजन का ट्रीटमेंट अगर अपने को करना है तो डाइट के साथ में अगर हमने डाइट देने के पहले डिटॉक्सिफिकेशन करवा दिया, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है, चाहे नेचुरोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, हम दोनों ही चीज़ों में डिटॉक्सिफिकेशन को प्राइम ट्रीटमेंट रखते हैं। क्योंकि हम क्या मानते हैं, शुद्धो देहा मनुष्यस्य सह जीवति वर्ष शतम। अगर मनुष्य सिर्फ देह की शुद्धि कर ले तो 100 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रहता है। ठीक है, तो शुद्धि कर ले मतलब, शुद्धि मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शुद्धि है बेसिकली। और आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, शुद्धि क्यों आवश्यक है, आयुर्वेद या फिर नेचुरोपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे रोगा मलावसा। सारे के सारे रोग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शरीर में मल का वास हो रहा है, मल शरीर में रुकना चालू हो रहा है। बनना तो कॉमन है, बनेगा तो है ही, लेकिन बन करके अगर रुकेगा तो रोग का कारण बनेगा, तो बन के रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आईबीडीज जो है ये 2 टाइप की होती हैं, फिर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा क्रॉन्स डिसीज। दोनों के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और ट्रीटमेंट में बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो डाइट और एक्सरसाइजेज, 2 चीजों को अगर छोड़ करके बाकी सब कुछ करते रहोगे तो इसका कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। डाइट भी स्ट्रिक्ट फॉलोअप पर रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज भी रेगुलर रखनी पड़ेंगी, दोनों चीजें करेंगे, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का थोड़ा सा फॉलोअप कर लेंगे तो ये आईबीडी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है आईबीएस क्या है और कितने प्रकार के? आईबीएस, आईबीडी और आईबीएस ये 3 चीजें होती हैं, एक तो गैस्ट्राइटिस, एक आईबीएस और एक आईबीडी। जनरली ऐसा लगता है कि सिम्टम तो सबके एक जैसे हैं, पेट फूल रहा है, खाना पच नहीं रहा, शरीर में लग नहीं रहा, बेचैनी घबराहट बढ़ रही है, वजन कम हो रहा है, यही सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन आईबीएस और आईबीडी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो आईबीडी का फुल फॉर्म अभी क्या था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। आईबीएस का फुल फॉर्म क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन 2 अलग अलग टर्म हो गए ना। आई का मतलब, आई तो आईबीएस में भी आई है और आईबीडी में भी आई है, और बी का मतलब तो बी है ही, बाउल्स हैं। एक में डिजीज है, एक में सिंड्रोम है। सिंड्रोम है इसका मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे, लेकिन आई एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। आई में उधर था आईबीडी में इन्फ्लेमेशन, और यहाँ आई का मतलब है इरिटेशन। तो इरिटेशन है तो इन्फ्लेमेशन नहीं है इसका मतलब, और इन्फ्लेमेशन नहीं है तो एनाटॉमिकल डिसीज नहीं है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है पहली चीज। ठीक है, आईबीएस फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब आप सब कुछ करा लो सब कुछ ठीक आएगा। आपकी एंडोस्कोपी ठीक आ रही है, आपकी कोलोनोस्कोपी ठीक आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार मोशन जा रहे हैं, लेकिन खाना खाते ही पेट फूल जा रहा है, लेकिन पेट में ऐंठन मरोड़ नहीं होगी। पेट में एक तो मरोड़ होती है इन्फ्लेमेशन की, यहाँ मरोड़ नहीं होगी, यहाँ खाना खाया मोशन गए, खाना खाया मोशन गए, खाना खाया मोशन गए। एक तो ये हो गया, तो इसको कौन सा टाइप बोलेंगे, टाइप्स भी था ना। तो आईबीएस में एक टाइप की खाना खाया मोशन गए, इसको क्या बोलेंगे, आईबीएस डी। हाँ, डी का मतलब डायरिया। तो आईबीएस में बार बार मोशन जा रहे हैं, बार बार मोशन जा रहे हैं, एक बार में साफ नहीं हो रहा लेकिन बार बार जाना पड़ रहा है, आईबीएस डी। एक होता है आईबीएस तो है लेकिन मोशन नहीं आ रहा, तो इरिटेशन तो है इंटेस्टाइन में लेकिन मोशन नहीं बन पा रहा है, पेट में अनईजीनेस लगती रहेगी, पेट फूला बना रहेगा, पेट में मरोड़ दर्द नहीं होगा या कभी कभी दर्द होगा, ठीक है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन का दर्द नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेटिंग नेचर का होगा ये, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अब वो कॉन्स्टिपेशन कौन सा वाला होता है, वो होता है आंतों की कमजोरी का कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो आंतों की कब्ज के तो कई कारण होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है ना एक बड़ी बीमारी है। अपन तो नेचुरोपैथी में ये भी कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन है तो सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अपने को ये देखना पड़ेगा कि आईबीएस जो है वो डायरिएटिंग नेचर का है या कॉन्स्टिपेटिंग नेचर का है, या फिर कभी कभी एम भी होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों साथ में आएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन है कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, तो आईबीएस एम बोला जाता है, मतलब मिक्सॉइड आईबीएस, मिक्स्ड डाइट। ठीक है, तो ये आईबीएस होता है। आईबीएस के लिए स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट जो है ना
वो डाइट तो है ही, लेकिन यहाँ आईबीडी में अपन ने डाइट प्लस एक्सरसाइजेस बोला था, यहाँ एक्सरसाइजेस प्लस डाइट बोल दो, चीज वही है, ठीक है। लेकिन आईबीएस में जितना काम एक्सरसाइजेस करेंगी उतना डाइट अकेली नहीं कर पाएगी। और वैसे भी एक्सरसाइजेस के लिए अपन तो क्या बोलते हैं, व्यायामम कुर्वते नित्यम, जो रोज व्यायाम करता है वो व्यक्ति अगर डाइट में विरुद्धमपि च भोजनम, विरुद्ध आहार भी अगर लेता रहेगा तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आईबीएस में आप एक्सरसाइजेस पर ज्यादा फोकस करो, हालांकि दोनों पर ही करना है, ये तो केवल पहले और दूसरे नंबर को अपन ने रख दिया, अदरवाइज आईबीएस आईबीडी दोनों में डाइट और एक्सरसाइजेस का फॉलो अप स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। आईबीएस भी 100% ट्रीटेबल है आईबीएस के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप जितना भारी खाना खाओगे आईबीएस में उतनी ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आते हैं धीरे धीरे करके इरिटेशन की वजह से कमजोर हुई हैं। एनाटॉमिकली उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ना तो उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, ना वहाँ हाइपोरीमिया है, ना वहाँ एरोजन है, ना वहाँ अल्सर है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन होता तो उसको आईबीएस ना बोल करके आईबीडी बोला जाता, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाता। तो जहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं है, अब डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या हो सकता है, जनरली तो लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि आईबीएस आईबीडी है। तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, अगर आपको जैसे आईबीएस आईबीडी है तो आप तो सीधे सीधे ये एक तो या तो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी देख लो। एंडोस्कोपी में अगर मान लो गैस्ट्राइटिस नहीं है, कोलोनोस्कोपी में एंटेराइटिस कोलाइटिस नहीं है, तो इसका मतलब फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको आईबीएस बोला जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आईबीएस का। सर पैनक्रियाज में डाइजेस्टिव क्या मदद करता है? पैनक्रियाज जो है वो बेसिकली जैसे जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें लिवर भी बनाते ही हैं, उसमें पैनक्रियाज भी बनाते हैं। अब पैनक्रियाज जनरली क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज को सामान्य तौर पर जो समझा जाता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए माना जाता है कि पैनक्रियाज तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इंसुलिन सिक्रेशन है या ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, लेकिन पैनक्रियाज मिक्स टाइप ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन सीक्रेट करेगी, एक्सोक्राइन का मतलब सीक्रेशंस बनाएगी जो डाइजेस्टिव रहेंगे, जो डाइजेशन में हेल्प करने का काम करेंगे, जिनको पैनक्रियाटिक जूसेस के रूप में बोला जाएगा। और पैनक्रियाज से सीधी एक डक्ट आती है, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज तो जो हार्मोन बनाती है वो वहीं छोड़ देता है और खून में चली जाती है वो चीजें, क्योंकि डक्ट लेस ग्लैंड है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है तो पैनक्रियाज ही, लेकिन उसमें दोनों हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है वो डक्टस ग्लैंड है, उसमें एक डक्ट बनी हुई है, और वो डक्ट क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट वहां से अपने सिक्रेशन को लेती है और कहाँ आके खुलता है, वो खुलता है डिओडिनम के एम्पुला पर। तो डिओडिनम पे एम्पुला पर उधर से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, इधर से गया कॉमन बाइल डक्ट। तो इधर से लिवर ने जो बनाया, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर हुआ था वो निकल के जाता है डिओडिनम में, और उधर से पैनक्रियाज का सिक्रेशन आता है। और डिओडिनम में खाना कहाँ से आ रहा है, आमाशय से। तो आमाशय से खाना आया, इधर से पैनक्रियाटिक जूसेस आए, इधर से बाइल आया। पूरे खाने का प्रॉपर तरीके से कायम जो होता है ना, आमाशय से जब खाना निकल के बाहर आता है तो उसको कायम बोलते हैं, और आंत में उस कायम को कायल में कन्वर्ट होना होता है, चाइल बोलते हैं जिसको, CHYLE, ठीक है। और कायम को चाइम बोलते हैं, CHYME, ठीक है। तो अब वो वहाँ डाइजेशन प्रॉपर हो, इसके लिए पैनक्रियाटिक जूसेस की आवश्यकता होती है। और पैनक्रियाटिक जूसेस अगर कभी बहुत ज़्यादा कम होना चालू हो जाते हैं, तो कभी जैसे अभी एक पेशेंट आया था, उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुई। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में क्या हुआ था, उनको पैनक्रियाटिन दिया जा रहा था 1000 मिलीग्राम। तो वो जो है वो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन अगर पैनक्रियाज से नहीं निकल के आ पा रहे हैं तो वो हम ओरल रूट से लेते हैं, मुंह से लिया, आमाशय से होते हुए सीधा डिओडिनम में जा रहा है तो पैनक्रियाज। लेकिन अगर हम ओरल रूट से किसी भी चीज को लेना चालू कर देते हैं तो पैनक्रियाज और इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमको क्या प्लान करना है कि पैनक्रियाज ही एक्टिव हो, और पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन पैनक्रियाटिक सेल्स पर पहुंचाना है प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में। तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वहां पहुंचे, इसके लिए हमको एक्सरसाइज पर फोकस करना है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज। और जब तक पाचन पैनक्रियाज की गड़बड़ी की वजह से बिगड़ा हुआ है तब तक के लिए हमको पाचन में जो जल्दी पच जाए वैसा भोजन लेना पड़ेगा। तो इससे पैनक्रियाज की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ट्रीट होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। अपेंडाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स मतलब कहाँ होती है, अपेंडिक्स जहां हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, इलियोसीकल जंक्शन पर। तो वैसे तो बेसिकली ये
वेस्टिजियल मानी जाती है, अब इसका कोई खास काम नहीं है। लेकिन जब इस पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये बहुत तेज दर्द कराती है, और अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, इंस्टेंट अगर मैनेज नहीं किया और अपेंडिक्स फट गई तो वो कभी कभी ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। लेकिन ये अपेंडिसाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है इलियोकोलाइटिस। इलियोकोलाइटिस मतलब इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको सीकम बोला जाता है। तो वो जब इलियम और सीकम मतलब कोलोन का ही एक हिस्सा है तो इलियोकोलाइटिस बोला जाता है इसको। ये क्रॉन्स डिसीज का एक पार्ट माना जाता है। अगर वो है तो अपेंडिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन किसी को हो जाए, इलियोसिकल जंक्शन पर मल वहाँ भरा हुआ है, धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई और टाइप का इन्फेक्शन अगर हुआ और वो इन्फेक्शन अपेंडिक्स पे पहुंच गया तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस होती है। और उस केस में अपेंडिक्स को आइदर कटवाना पड़ जाता है, तुरंत ही काट के निकाल दो, क्योंकि उसका वैसे भी जनरली कोई काम नहीं होता। और अगर हम इस केस में 3 से 5 दिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा प्लान कर देते हैं, कंप्लीट इवैक्यूएशन करा देते हैं, गट को प्रॉपर तरीके से क्लीन करा देते हैं, जैसे हमारे अपने जो गोविंद जी हैं उनके बच्चे को अपेंडिसाइटिस हुआ क्लियर, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ, पेन के मारे बहुत परेशान, अपने 2-3-4 दिन उसको हरड़ का दिलवा के पाउडर और उसको एनिमा करवाया, इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो गई। और जैसे ही इंटेस्टाइन्स क्लीन हुई उसका पेन का जो एग्रेवेशन था वो धीरे धीरे करके कम हुआ, उसका अपेंडिक्स कटवाया नहीं, कटवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा, लेकिन ये जो है ना अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और ये डायग्नोस्ड है, अपन ने सोनोग्राफी करा ली, पता लग रहा है अपेंडिक्स का पेन है, तो एक अच्छे सुपरविजन में अगर ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो डेफिनेटली आराम हो जाएगा, फिर इसके लिए अपेंडिक्स कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे। सर गट ब्रेन एक्सिस क्या है? गट ब्रेन एक्सिस बेसिकली आज जितने भी गट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने भी गट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज में ये माना जा रहा है कि पेट की बीमारी है, लेकिन आ रही है तनाव की वजह से, या फिर तनाव जो है वो आ रहा है पेट की गड़बड़ी की वजह से। ठीक है, तो गट मतलब इंटेस्टाइन्स और ब्रेन मतलब ये वाला हिस्सा, अब ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर बहुत परेशान रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेट खराब रहेगा तो बहुत परेशानी बढ़ना चालू हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ना चालू हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वो भी गैस्ट्राइटिस के केस में आते हैं। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज तो आ ही सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक मतलब अमाशय से अपार्ट, तो ये 2 तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरे साइकोलॉजिकल। फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे एक तो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक में मतलब स्टमक से रिलेटेड तो जो थे वो तो हैं ही, लेकिन स्टमक से हटकर तो एक अनीमिया स्टमक में नहीं हो रहा ना, अनीमिया मतलब ब्लड लॉस होता है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, या विटामिन B12 की कमी की वजह से, अलग अलग टाइप्स हैं अनीमिया के। तो अनीमिया एक एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक फिजिकल या इसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम मान सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो गैस्ट्राइटिस के केस में आना चालू होते हैं। तो गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक, या फिर एंटेराइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस मान लो, या IBD मान लो, तो ये जो है यहाँ से इसका कनेक्शन बिल्कुल फिक्स कर देता है, पता लग जाता है कि हाँ भाई अगर गट में इश्यूज हैं तो ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर गट ब्रेन तो बोल रहे हैं इसको, लेकिन बोलना चाहिए गट साइकोलॉजिकल। हाँ, ब्रेन एक अलग पार्ट है, हाँ ब्रेन तो एक ऑर्गन है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी मतलब स्टडी ऑफ थॉट्स बोला जाता है उसको। साइकोलॉजिकल बीमारी जैसे जो आपको एकदम से एंग्जाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, वो एक अलग पार्ट है। एंग्जाइटी डिप्रेशन ब्रेन का डिसऑर्डर नहीं है, बोल यहाँ गट ब्रेन एक्सेस रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये गट साइकोलॉजिकल एक्सेस की बात है। लेकिन ब्रेन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या गट ब्रेन एक्सेस काम करेगा वहाँ? तो डेफिनेटली अगर आपका गट बीमार है, कहा जाता है आंत भारी तो माथ भारी, आंतें अगर गड़बड़ रहेंगी तो माथे में भी गड़बड़ियाँ आना चालू हो जाएंगी, और माथे की गड़बड़ियों को ठीक करना है तो आंत को ठीक करना जरूरी पड़ेगा। इसी को गट ब्रेन एक्सेस का नाम दिया जाता है। ठीक है,
जैसे जैसे आप अभी बोल रहे थे एनजाइटी और डिप्रेशन का इफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेशन पे क्या होगा? एंजाइटी और डिप्रेशन का इफेक्ट डाइजेशन पर जो आएगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्सियस हुआ है, जैसे सब कुछ ठीक था लेकिन कोई एक ऐसा स्ट्रेस आया एकदम से जिसने स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन सीक्रेट कराना शुरू कर दिया। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन जितने ज़्यादा आएंगे, सीक्रेशंस जिस तरीके के आएंगे, वो सीक्रेशंस आपके पित्त को बढ़ाने का काम कर देंगे। आयुर्वेद में बोला जाता है पित्त वृद्धि, पित्त बढ़ना, गर्मी बढ़ना चालू हो जाएगी। स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस का मतलब ही गर्मी होता है, एंग्जाइटी का मतलब ही गर्मी होता है। तो जितनी गर्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा गट से रिलेटेड इश्यूज बढ़ना चालू हो जाएंगे। अगर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कनेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ में, तो जितना ज़्यादा हम साइकोलॉजिकली परेशान होंगे, जैसे अभी अभी अपन बोल रहे थे ना उनको कि भाई मन में जितना ज़्यादा हम रखेंगे चीज़ों को, हम ठीक होंगे नहीं होंगे, क्या हम वापस जिम जा पाएंगे, क्या हमारा पेट ठीक हो पाएगा, क्या हम दोबारा से चने खा पाएंगे, क्या हम दोबारा से राजमा खा पाएंगे। अब अगर हम खाना तो है हमको 3 महीने बाद, लेकिन हम दिन में 30 बार उसको रिपीट करते रहेंगे ना, तो उसको रिपीट करना नहीं, उसको स्ट्रेस ही बोला जाएगा। और उस स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली डाइजेस्टिव इशू अगर है तो बढ़ेगा और नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों ही चीज़ें मिला करके अंत में डाइजेस्टिव डिसीजेस कराने का काम कर सकती हैं। और शुरुआत अगर एंग्जाइटी से हो रही है तो डायरेक्ट कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज आ सकती है या IBS आ सकता है। और अगर हम ऐसा मान लें कि डिप्रेशन से स्टार्टिंग हो रही है तो इंडाइजेशन से ही हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है लेकिन स्ट्रेस ईटिंग चालू हो जाती है। डिप्रेशन में लोग कभी कभी बहुत खाना चालू कर देते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। कभी कभी डिप्रेशन में लोग पड़े रहते हैं, खाते ही नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत खाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, इसलिए हमको गट ब्रेन एक्सेस पर ही फोकस करना है, दोनों ही चीज़ों पर। आंतों को अच्छा रखो, अच्छे खाने, रेगुलर एक्सरसाइजेस से ब्रेन को भी ठीक रखो। रेगुलर एक्सरसाइजेस प्लस मेडिटेशन वगैरह जो प्रोसेस है ना, मेडिटेशन मतलब ध्यान। हम ध्यान बेशक अभी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने का प्रयास जो है वो हम जारी रखें, रेगुलर लगातार प्रयास होता रहे। और वो प्रयास हम कहाँ से कर सकते हैं? अपने योग में अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि जी ने 2 भागों में विभाजित किया है, एक अंतरंग योग, दूसरा बहिरंग योग। बहिरंग योग में क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार जो है वो कनेक्शन है, और उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग है। तो हम धारणा और कम से कम ज़्यादा नहीं तो प्रत्याहार और धारणा का फॉलोअप कर लें तो धारणा 6 नंबर पे आ जाएगा, ध्यान 7th पे है और समाधि 8th पे है। तो हम धारणा तो कर सकते हैं, जैसे जो भी ध्यान आज कराया जा रहा है, यहाँ ऐसा विचार करो, माथे पर यहाँ पर एक दीपक जल रहा है, दीपक की लौ जल रही है, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, ये सब धारणा ही तो कर रहे हैं, धारणा ही तो कर रहे हैं हम, तो उसी को धारणा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इन चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करेंगे तो डेफिनेटली गट ब्रेन एक्सेस को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक रहेगा। सर IBD न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे लीड कर रहा है? IBD न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, IBD बेसिकली देखो, IBD का मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है तो आंतों में इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन है तो हो सकता है क्रॉन्स हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स दोनों ही कंडीशंस ऐसी हैं जो गट ब्रेन एक्सेस को ही टारगेट करेंगी, और गट ब्रेन एक्सेस को टारगेट अगर करेंगी तो ब्रेन पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हमको, वे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के रूप में ही तो हमको महसूस होंगी। जो अपन कह रहे थे ना अभी कि गट साइकोलॉजिकल कनेक्शन बोला जाना चाहिए, गट ब्रेन कनेक्शन जो है वो इंटेस्टाइन की वजह से आपके ब्रेन पर जो प्रॉब्लम्स जाती हैं, वो जो प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकली आपके सामने आएंगी। जब जैसे कभी कभी अटैचमेंट उसका साइकोलॉजिकली होगा, जैसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, जैसे चक्कर आ रहे हैं, जैसे नमनेस आ रही है, जैसे गट की वीकनेस की वजह से B12 की कमी हो गई, B12 की कमी की वजह से B12 की कमी ब्लड, ब्रेन और नर्वस सिस्टम तीनों को गड़बड़ करने का काम करती है। तो तीनों में गड़बड़ियाँ आएंगी तो ब्लड को अगर हटा भी लिया जाए तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन तो आएगा ना इसमें। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, जितने गट इश्यूज बढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उतना ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और
सर आंतों की कमज़ोरी क्या है? हाँ, जैसे आंतों की कमजोरी को अपन ने पहले देखा था। अभी जो अपन जिसको इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज बोल रहे थे, इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज में अपन ने देखा था कि आंतों में सूजन आ रही है, जिसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन एक कैरेक्टर ले रहे थे, लेकिन हम दूसरे कैरेक्टर को भी लेते हैं जो 5th नंबर पर रखा जाता है। 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होते हैं उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब आते हैं काम नहीं कर रही हैं, आते हैं काम नहीं कर रही हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, आईबीडी के कॉजेज जो बताए थे वो सारे। अब आते काम नहीं कर रही हैं, इसमें आंतों की कमजोरी को पनपाने के लिए कौन सी चीज फीड कर रही है। जैसे होता है ना कि किसी को अगर ताकत देना है, किसी का काम अच्छे से चले, तो उसके लिए उसको भोजन देना पड़ता है। आंतें और कमजोर हो जाएं इसके लिए कौन सी चीज पोषण दे रही है उसको, कौन सी चीज उसको प्रोवोक कर रही है, तो वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आंतें लगातार कमजोर होती चली जा रही हैं तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल को जितना हम एक्टिव मोड पर शिफ्ट करेंगे, आंतें धीरे धीरे करके उतनी ज़्यादा मजबूत होना चालू हो जाएंगी। और आंतों की कमजोरी का बेस्ट ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो एक बार डिटॉक्स कराओ, आंतों को प्रॉपर साफ कराओ, आंतें पूरी अच्छे तरीके से साफ हो जाएं। इसके लिए संघ प्रक्षालन करा सकते हैं, एलएसपी और डीएसपी बोला जाता है ना। एलएसपी मतलब लघु संघ प्रक्षालन और डीएसपी मतलब दीर्घ संघ प्रक्षालन। तो ये हो जाए, ये दोनों करा सकते हो। या आजकल जो मॉडर्न नेचुरोपैथी में जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कराया जा रहा है, तो कोलोन हाइड्रोथेरेपी का यूज़ अपने हिसाब से वैसे कराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा कुछ तो कोलोन हाइड्रोथेरेपी करा लो। या फिर एरेंड ब्रस्ट एक बार के लिए, जैसे अभी वो बच्ची पूछ रही थी ना कि एरेंड ब्रस्ट हमको दे दिया था, तो हमने लगातार जब लिया तो पहले 2 गोली, फिर 4 गोलियां दे दी, फिर 6 गोलियां, फिर 8 गोलियां लेना चालू कर दी। तो इतना एडिक्शन नहीं पालना है इसका। कोशिश करनी है कि एक बार के लिए गट क्लीन हो जाए, उसके बाद गट को क्लीन रखने का काम करना है, ना कि एक बार साफ हो गई फिर दोबारा गंदगी कर लो, जैसे अपन कर रहे थे आज कि भाई अपन ने पिछले संडे को सफाई करी थी, फिर फैला दी, फिर अगले इस संडे को कर ली, अब फिर फैला देंगे तो फिर अगले संडे को कर लो। तो आप एक बार चीज़ों को ठीक कर दो, ठीक करने के बाद उनको ठीक रखने के लिए कोशिश करो, ना कि दोबारा ठीक करने के लिए। दोबारा ठीक करने की नौबत कब आएगी, जब दोबारा खराब करो, फिर दोबारा ठीक करो, फिर ठीक कर लिया, फिर दोबारा खराब करो, फिर ठीक करते फिरो, तो लगातार ठीक ही करने में लगे रहेंगे हम, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो एक बार आंतें साफ हो जाएं, उसके बाद आंतों को साफ रखने के लिए अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस का फॉलोअप करो, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है सर गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस का मतलब स्टमक पर इन्फ्लेमेशन। जैसे अपने अभी देखा था ना कि हेपेटाइटिस में बोला था ना कि कहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, उसको अगर लैटिन में, जैसे स्टमक को लैटिन में गैस्टर बोला जाता है, और स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। आमाशय मतलब खाने की थैली। खाने की थैली में अगर इन्फ्लेमेशन आएगा तो उस इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को गैस्टर पर आइटिस बोला जाएगा, और दोनों को मिला करके गैस्ट्राइटिस बोला जाएगा। अब ये गैस्ट्राइटिस जो है, इसके कई कारण होते हैं होने के। गैस्ट्राइटिस कई चीज़ों से इंड्यूस होती है, जैसे अल्कोहल से इंड्यूस हो सकती है, स्मोकिंग से इंड्यूस हो सकती है, एनासिड्स जो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज, उनसे इंड्यूस हो सकती है, या फिर स्टेरॉइड्स जो हैं उनसे इंड्यूस हो सकती है, स्ट्रेस से इंड्यूस हो सकती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से इंड्यूस हो सकती है। कई रीज़न हैं इसके, हो जाती है तो कई टाइप्स भी होते हैं। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, फंडल गैस्ट्राइटिस, डिफ्यूज गैस्ट्राइटिस, पैन गैस्ट्राइटिस। हाँ, फिर इसी में एक और टाइप होता है जो आजकल बड़ा चलन में चल रहा है, और वो है एच पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। तो एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया अगर किसी भी वजह से आपके पेट में पहुंच गया, तो पेट में पहुंच करके वो पेट की सारी दीवारों को खरोंचने का काम करता है। तो एच पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमनली इरोसिव गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है अगर एच पाइलोरी को जल्दी से ख़त्म नहीं किया। क्योंकि एच पाइलोरी जो है ना, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है। उसमें जैसे देखा है ना, कभी नाखून किसी के बड़े हों तो बड़े हुए नाखून के साथ अगर वो ऐसे करके खरोंचेगा ना, तो खरोंचें पड़ जाती हैं। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो हैं तो बहुत स्मॉल एंटिटी, तो वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे घुसते हैं और ऐसे करके फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज जो हैं वो स्क्रैच कर देते हैं। तो वो स्क्रैचेस जो हैं वो इरोसिव गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम एच पाइलोरीज को जल्दी से ख़त्म नहीं करते। एच पाइलोरीज को ख़त्म करने के लिए हम बहुत सिंपल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, लेकिन एच पाइलोरी बैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है कि आप 250 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम का एंटीबायोटिक बीडी दे दोगे, ट्वाइस इन अ डे दे दोगे, कुछ ही नहीं होगा उसका।
आप 500 मिलीग्राम का एजिथ्रोमाइसिन ट्वाइस इन अ डे दे दो, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा उसका। अमोक्सिलिन 625 ट्वाइस इन अ डे दे दो, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा उसका। तो भाई अमोक्सिलिन 625 अगर 2 बार दे देते हैं तो लोगों को तो पेट खराब हो जाता है उससे। तो फिर एच पाइलोरी किससे मरेगा? तो एच पाइलोरी मरता है अमोक्सिलिन 1000 मिलीग्राम के 2 ट्वाइस इन अ डे, तो 2000 मिलीग्राम तो ये हो गया। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन होती है वो 750 मिलीग्राम के 2, तो 1500 मिलीग्राम ये हो गया। क्लैरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, तो 2000 मिलीग्राम तो एमोक्सिलिन, 1500 मिलीग्राम क्लैरिथ्रोमाइसिन, तो 3500 मिलीग्राम आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक का डोज। अब वो एंटीबायोटिक का डोज अगर लिया तो बहुत सारे केसेस अपने पास ऐसे आते हैं जो जनरली ये बताते हैं कि अगर हमने जैसे एचपी किट बोला जाता है इसको, एंटी एचपी किट जो बोला जाता है ना कि एच पाइलोरी को ख़त्म करने के लिए दवाई है, 14 दिन चलती है ये। अब 3 दिन एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें लोगों को माथे में दर्द हो जाता है, ये 14 दिन चलती है और 3500 मिलीग्राम इन अ डे। तो कई लोग ऐसे हैं कि साहब पहले तो ठीक भी थे, लेकिन जब से ये किट खाई 14 दिन की, उसके बाद तो ज़िंदगी खराब ही हो गई है। पेट गर्म रहता है, माथा गर्म रहता है, हमारी तो आँखें ही कमज़ोर हो गई, हमारे तो पूरा ही बिल्कुल ही, हमको तो बाल ही चले गए, झड़ गए, बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, भयंकर स्ट्रेस हो जा रहा है। लेकिन एच पाइलोरी 97-98% ख़त्म हो जाता है। 2 से 3% इसमें भी चांसेस होते हैं उसके बचने के, कि बच जाए, इतनी गोलियां मारी जाएं उसको, उसके बावजूद भी बच जाए, तो ये तो फिर बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, तो वो एच पाइलोरी को ख़त्म करने के लिए अपन ये एचपी किट देते हैं। और उसके साथ लेकिन यहाँ ये भी समझने वाली बात होगी कि अगर एचपी किट लेकर के आप एच पाइलोरी को मार रहे हो, तो जब एच पाइलोरी है ही नहीं, मतलब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ही नहीं है, उसके साथ में गैस्ट्राइटिस है विदाउट एच पाइलोरी पॉजिटिव, तो एच पाइलोरी नेगेटिव गैस्ट्राइटिस भी तो होती है ना। तो फिर इलाज क्या है? जैसे एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो अपन ये दवाई दे रहे हैं, अब पॉजिटिव नहीं है, एच पाइलोरी है ही नहीं, तो फिर हम क्या देंगे? फिर तो डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल है। तो गैस्ट्राइटिस का इसीलिए ये बोला जाता है कि गैस्ट्राइटिस को अगर 100% ट्रीट करना है तो लाइफस्टाइल से बेहतर और कोई इलाज इसका नहीं है। कैसे भी करके कंप्लीट लाइफस्टाइल को अपन फॉलो करेंगे। ये लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अब जो बाकी के क्वेश्चंस है सेकंड वीडियो में रखेंगे, तो पार्ट 2 होगा इसका।